Hello learners, welcome to my channel all about education, and today we are going to discuss a very interesting method of teaching which is heuristic method. This method is also known as discovery method because there is a very interesting story behind this. This story is about Archimedes. Archimedes, as you must have heard about it, Archimedes principle. When he found this theory, he started running on the road and shouting Eureka, Eureka, which means that I have found something. बहुत तेजी से आर्किमिडीज दौड़ने लगे सड़कों पे और यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए. यूरेका का अर्थ होता है मैंने ज्ञात कर लिया, मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया, आई हैव डिस्कवर्ड. तो इस वजह से इसका नाम ह्यूरिस्टिक मेथड पड़ा है. और अगर हम बात करें ह्यूरिस्टिक मेथड की तो ये ह्यूरेस्को शब्द से जन्मा हुआ वर्ड है. ह्यूरेस्को मीन्स टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, कुछ खोज करना, कुछ निकालना, कुछ पाना. सो इन दिस मेथड द लर्नर्स आर लेफ्ट टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. चिल्ड्रन आर इन द प्लेस ऑफ अ डिस्कवरर और एक्सप्लोरर. एक एक्सप्लोरर के तौर पर, एक अन्वेषणकर्ता के तौर पर वो जानने की कोशिश करते हैं, वो खोजने की कोशिश करते हैं. इस विधि को सबसे पहले डॉक्टर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया था. ये इंपीरियल कॉलेज लंदन में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस विधि को खोजा. इस विधि में उन्होंने इस विधि को उन्होंने गणित व विज्ञान शिक्षण में लगाया, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस में. बट लेटर ऑन इट वाज यूज्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों को एक डिस्कवरर के रूप में, एक अन्वेषक के रूप में रखा जाता है और उनको जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो भी चीज़ डिस्कवर करनी है, जिस भी चीज़ को खोजना है, उसके बारे में एक आउटलाइन दे दी जाती है, विषय दे दिया जाता है और फिर वो उसको खोजते हैं. इस तरह से अगर हम विषय की बात करें, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होती है. In this, the students are made to learn and this can be done in any subject. Let us now talk about heuristic method, the process behind this. As we have already understood that Armstrong said that, since it was put forth by Armstrong, he said that this method involves the students इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरर्स. यहाँ पर जो छात्र होते हैं, जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अन्वेषक की स्थिति में रखे हुए होते हैं. तो एज यू कैन सी how they can discover, there are various steps behind this. Now we will try to understand what are those steps. The first step is that the student is given the problem. The student has to see and understand the problem. इस चरण में जो टीचर होता है वो बच्चों के समक्ष एक प्रॉब्लम रखता है, एक सिचुएशन रखता है और इस सिचुएशन को बच्चों को इसके बारे में जानकारी देता है और बच्चे समझने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्ट्रक्शन टू प्रोसीड विद द मेथड. यानी कि जो भी आपको इस समय शिक्षक अनुदेशन देते हैं कि कौन सी विधि द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, कौन सी विधि द्वारा आप चीज़ों को खोजेंगे, तो इसमें संबंधित जो भी तर्क होते हैं, जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, उनका संग्रह करते हैं छात्र. यानी कि जैसे इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं, जैसे ऑर्डर मिले होते हैं, जैसी एडवाइस मिली होती है, उसी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप में जो छात्र होते हैं दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दे कलेक्ट फैक्ट्स. वो तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं और इसके लिए वह प्रश्न पूछते हैं. वो अपने टीचर से अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स सामने प्रस्तुत करते हैं टीचर के. तो जो टीचर होते हैं वो उनको यंत्र, पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स
संदर्भ जो ग्रंथ होते हैं उनके बारे में बताते हैं, सोर्स बताते हैं, किन सोर्सेज से वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, द स्टूडेंट्स जो हैं वो फोर्थ स्टेप यानी कि रेफर्स बुक्स, डज एक्सपेरिमेंट, यूजेस एपरेटस, यानी कि जैसी समस्या हुई, जैसी परिस्थिति हुई, उसके अकॉर्डिंग अगर किताबों से काम चलता है तो किताबों से काम चला लेते हैं। अगर कोई यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी टूल की एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, तो उसको प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो छात्र होते हैं, जो खोजी होता है, वो सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लेता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो छात्र होता है वो एक अन्वेषणकर्ता बन जाता है, वो अनुसंधानकर्ता बन जाता है। यहाँ पे जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, ही और शी बिकम्स अ रिसर्चर, वो रिसर्च करने लगता है, वो खोज करने लगता है। फिर आता है हमारा छठा स्टेप, जहाँ पे जो भी उसने खोजा है उसके आधार पर समस्या को सुलझाने के लिए उसका निराकरण, उसका हल, उसका जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, उसको खोजता है, उसका सल्यूशन खोजता है अपनी सूझबूझ के अनुसार, और फिर उसके आधार पर उनको जो भी निर्णय या निष्कर्ष निकाला होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, अपने पास रख लेता है। जो भी स्टार्ट से लेकर एंड तक, यानी कि शुरुआत से जब वो समस्या आई, समस्या के लिए तथ्यों को इकट्ठा किया, तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए जो उसने किताबें, पुस्तकें, यंत्र, जो भी टूल्स वगैरह यूज़ करे, एक्सपेरिमेंट करे, उन सब के बारे में, और जो रिज़ल्ट पे वो पहुंचा, उन सब का एक रिकॉर्ड वो अपने पास मेंटेन करता है। तो इस तरह से छात्र जो है वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विधि है ये कहीं न कहीं संरचनात्मक है। इसमें ज्ञान उतना नहीं है, इसमें संरचना होती है, इसमें रचना की जाती है, कंस्ट्रक्टिव मेथड है ये। तो दिस मेथड इज़ फॉर्मेटिव रादर देन इंफॉर्मेशनल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको बनाया जाता है, उसकी रचना की जाती है, उसको फॉर्म किया जाता है। तो ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ heuristic method, learners. Now let us understand what are the aims of this method. As you can see, the aims have been outlined before you. There are various aims, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं इस विधि के, क्यों इस विधि को लागू किया जाए। सबसे पहली बात, इससे छात्रों के अंदर एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति, एटीट्यूड आता है। साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर उसके अंदर पिपासा जागृत होती है, वैज्ञानिक तौर पर उसके अंदर पूछने की एक भावना जागृत होती है, जानने की भावना जागृत होती है, जिज्ञासा की भावना जागृत होती है, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ यानी कि कुछ मूल्य डेवलप होते हैं, यानी कि कार्य को ढंग से करना, डिसिप्लिन से करना, अनुशासन में रहकर करना, तरीके से करना, क्रमबद्ध तरीके से करना, ऑनेस्टी से करना, ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। तो ये सारे मूल्य उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है। रीज़न, क्या कारक हैं, क्या कारण है, ये सब समझते हैं। जो लर्नर होते हैं वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, अवलोकन करना सीख जाते हैं, जांचना परखना सीख जाते हैं, सोचना समझना सीख जाते हैं। ये इसका उद्देश्य होता है। छात्रों के अंदर जिज्ञासा डेवलप करना, ज्ञान की पिपासा डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको एक्टिव बनाना, सक्रिय बनाना, अपने ऊपर आधारित होना, स्वयं पर आधारित होना, स्वयं काम करने की आदत डालना, ये सारी चीज़ें, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी आदतें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो वही बात जो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कही, जिन्होंने ये पद्धति दी, जिन्होंने ये विधि दी कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आर मेथड्स विच इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल इन द पोजीशन ऑफ डिस्कवरर्स, यानी कि वो खोजी के रोल में आ जाते हैं छात्र, वो एक खोजी की भूमिका में आ जाते हैं। मेथड्स विच इन्वॉल्व देयर फाइंडिंग आउट, यानी कि ऐसी विधियां जहाँ छात्र खुद खोजते हैं, खुद जानने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उनको कोई चीज़ बताई जाए। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग का मकसद था इस विधि का। अब हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं अन्वेषण विधि के पीछे या ह्यूरिस्टिक विधि के पीछे। सबसे पहला सिद्धांत होता है लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। यहाँ पे छात्र बहुत सक्रिय होता है, स्वयं करता है। द चाइल्ड ट्राइज टू डू द वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ही ट्राइज टू
go through various steps and reach the solution. So it is principle of learning by doing. Second one is इट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग. जब तक आप वैज्ञानिक के तौर पे नहीं सोचेंगे, वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं, मेटिकुलसली दे थिंक, वेरी लॉजिकली दे थिंक इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन. तो जो एक वैज्ञानिक होता है वो स्टेप वाइज हर चीज सोचता है, तो आपके अंदर भी वही चीज डेवलप हो जाती है. तो यही प्रिंसिपल है इसका, यही सिद्धांत है. दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और पर्पसफुलनेस. यहाँ पर जो छात्र है वो समस्या का समाधान के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करता है और उसको ये एफर्ट करते समय कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी निर्णय की ओर पहुंचे, जल्दी से जल्दी खोज कर ले जो उसको खोजना है. और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का विकास होता है. द स्टूडेंट डेवलप्स everything, scientific attitude, scientific thinking, inquiry, etc. So in this way it becomes a principle of utility or with a purpose. Then comes the principle of independence. Since the child is doing the work himself or herself, अपने आप कार्य को कर रहा है, तो सीधी सी बात है जब कार्य अपने आप कर रहा है तो चाइल्ड इज डूइंग द वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से भरपूर है, अपने आप करने की एक आदत डेवलप हो जाती है, हैबिट आ जाती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, स्वयं करने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है. और एक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. चूंकि यहाँ पे छात्र खोज कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया में तार्किक चिंतन होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता डेवलप होती है, पूछने की क्षमता डेवलप होती है. तो इस तरह से इन सारे सिद्धांतों को वो कवर करता है ये ह्यूरिस्टिक मेथड. अब इस विधि में अगर सब कुछ बच्चे को करना है, सब कुछ लर्नर को करना है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर. टीचर जो होता है, एक आप समझिए कि पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति है. जब आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बदले गाड़ी तो नहीं चला सकता, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है. तो हियर द टीचर एक्ट्स एज अ गाइड, एज अ काउंसलर. वो आपको रास्ता दिखाता है, आपको ही और शी shows you the path to proceed, how to proceed with your work. तो इस तरह से आपको गाइडेंस मिलती रहती है. तो यहाँ पे रोल जो टीचर का होता है वो सबसे पहले तो आपको एक अवसर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, सो दैट यू कैन डू योर वर्क, यू कैन डिस्कवर समथिंग न्यू. यू आर गिवन द इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स द लर्नर इज गिवन द फ्रंट सीट, द लर्नर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, द लर्नर इज गिवन द इम्पोर्टेंस, एंड ही इज गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू बी एक्टिव. तो स्टूडेंट को सक्रिय रहने की एक अवसर मिलती है, उसको महत्व मिलता है. टीचर यहाँ पर गौण हो जाता है, टीचर बिकम्स सेकेंडरी एंड द चाइल्ड बिकम्स सुपीरियर, द चाइल्ड बिकम्स एक्टिव, द चाइल्ड बिकम्स द फोकस. और टीचर यहाँ पर डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि बच्चे को खोज करनी है लेकिन टीचर बार बार उसको इस तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे हिसाब से कार्य करो, तो फिर वो ह्यूरिस्टिक मेथड नहीं रह जाता, फिर यहाँ पे टीचर के हिसाब से काम हो रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे टीचर गाइड होता है और ये ज़रूर है कि टीचर जो है समय समय पर उसको फीडबैक दे सकता है, उसको पृष्ठपोषण दे सकता है, उसको सजेशन दे सकता है. और यहाँ पर अध्यापक या टीचर जो है वो विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है. फुल इंडिपेंडेंस इज गिवन बाय द टीचर एक्ट्स एज अ गाइड, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है टीचर. तो टीचर पीछे रहकर भी उसको एक गाइड के तौर पर आगे बढ़ा सकता है. तो ये तो हो गया रोल ऑफ टीचर. अब हम जानते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के. कि जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो पूछने की जो हैबिट होती, आदत होती है, वो बढ़ावा देते हैं. उसके अंदर वैल्यूज़ जो मैंने बताया, ईमानदारी से काम करना, हार्ड वर्क करना, अपने अंदर आत्मविश्वास डेवलप करना, सच्चाई से कार्य करना, स्वयं सीखना, सेल्फ लर्निंग, ऑब्जर्वेशन करना, जांचना, परखना, अवलोकन करना, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है. तो इस विधि में विद्यार्थी में कार्य करने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की एक जो क्षमता होती है उसको विकसित करते हैं. द चाइल्ड ट्राइज टू रीच अ कंक्लूजन,
द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड आउट दिस सोल्यूशन। और इस विधि में स्वयं कार्य करने की लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मैंने कहा, इट इज डेवलप्ड टू डू द वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ट्राई टू डू द वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और जो भी इससे जिस प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान स्थायी होता है। इट इज परमानेंट नॉलेज विच इज गेन्ड बाय दिस। और इस प्रक्रिया के दौरान टीचर और छात्र के बीच एक कॉर्डियल रिलेशन, बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, सखा का रिश्ता बनता है, साथी का रिश्ता बनता है, एक निर्देशक का रिश्ता बनता है, एक परामर्शदाता का रिश्ता बनता है। तो इस तरह से एक बहुत ही टीचर स्टूडेंट का रिश्ते के अलावा बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं। हर छात्र को इसमें अटेंशन मिलती है, हर छात्र को देखने का मौका मिल जाता है कि छात्र कैसे कार्य करता है। और जो नॉलेज होती है, जैसे मैंने बताया, बहुत आगे तक चलती है। ये बहुत हद तक साइकोलॉजिकल अप्रोच लिए हुए विधि है, यानी कि मनोवैज्ञानिक विधि है, दिमाग का खेल है, सोचने समझने का खेल है। तो इस तरह से व्यक्ति अगर ये कार्य अकेले कर रहा है तो इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर समूह में कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है, तो टुगेदरनेस, एक समूह की भावना, सामाजिक भावना भी डेवलप होती है। तो इस विधि द्वारा बच्चों में स्व अध्याय, परिश्रम, क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता आदि के गुण तो विकास होते ही होते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों में बोझ महसूस नहीं करते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ मेरा टीचर है, वो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकता है। तो ये तो हो गए कुछ मेरिट्स लर्नर्स। अब हम जानते हैं डीमेरिट्स। हर चीज़ की अगर अच्छी बातें हैं तो कुछ एक तो थोड़ी सी नेगेटिव बातें होती ही हैं, दोष तो होते ही हैं। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रोसेस। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि इतना कुछ हम इसमें करने को है, तो कहीं ना कहीं इस विधि में टाइम बहुत लगता होगा। इट इज लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। The syllabus, the whole syllabus cannot be covered by this method also, and this approach is a technical, so it requires trained and experienced teachers also. इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता, और इसके अलावा जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो आपको ट्रेंड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभवी चाहिए, प्रशिक्षित चाहिए। और ये कहीं ना कहीं दोनों टीचर और लर्नर के लिए एक्स्ट्रा कार्य हो जाता है। इट बिकम्स अ बर्डन फॉर बोथ ऑफ देम, एंड नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट द स्टेप्स। उनको, कई बच्चों को समझ नहीं आते हैं स्टेप्स। कई बार प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट हो जाती हैं, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा यही मेथड नहीं लागू किया जा सकता। सो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नीड स्पेसिफिक स्किल्स, सो इट बिकम्स टफ टू सॉल्व, and sometimes funding or resources may become difficult as it is a costly affair. So जो कम आयु के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, small children, उनके लिए it is not an appropriate or suitable method. इस विधि से पढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो बुद्धि होती है वो परिपक्वता में कमी होती है, they are less mature, so problem हो सकती है। This approach may not be able to develop scientific appreciation among students. बच्चे शायद इसको पसंद भी ना करें और इस विधि को एक्सेप्ट भी ना करें। इस विधि द्वारा जन शिक्षा संभव नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज, स्रोत की कमी भी देखने को मिली हुई है। तो इस तरह से कुछ डीमेरिट्स हैं इस विधि में। This method is attempted in secondary class, but at primary level they can be introduced if skilled teachers are available. But due to dearth of gifted teacher, this method is not used much in our school. Though heuristic method is very good for teaching various subjects, school subjects, but it is not prevailing in schools. But it should be propagated as much as possible. ये विधि स्कूलों में बहुत कम पाई जाती है लर्नर्स, बहुत कम टीचर्स इसको करना पसंद करते हैं, लेकिन इसको करें तो शायद कुछ बेहतर रिजल्ट्स हमको देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट confirmation whenever I upload a new video. Thank you and happy learning.